है बच्चों, अभी हम लोग डील करेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना। हम लोग 12th में, उसके पहले भी इसका नाम सुनते हैं, है ना। आज हम ये देखेंगे कि ये उत्पन्न कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, एक्चुअल में है क्या, है ना। देखो, नॉर्मल फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है ना। थोड़ा यहाँ पे देखना है, ये मेरा सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा गया है, तो ये सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है इधर की ओर, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान रखना, कांटेक्ट फोर्स दो टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर लगता है ना। अब देखो, इसका वो ओरिजिन कहाँ से होता है ना? अब देखो, थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों, ये हम लोग को पता है जो मटेरियल होता है वो उसमें बॉन्ड होता है, बॉन्ड से बना होता है। अब देखो, तो इस टाइप का ये सरफेस जो है, सरफेस में जो यहाँ पे ये सटा हुआ है वहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड होगा, इस टाइप से। जब ऊपर ब्लॉक हम रखेंगे, ये ब्लॉक रखेंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा दबेगा, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये अपने पोजीशन पे आना चाहेगा, जिससे एक ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सिंपल सी यहाँ पे एक लेते हैं, ये वाला, ये बी ऊपर से रखेंगे तो दबेगा, और दबेगा तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और ये जो फोर्स लगा रहा है उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स, है ना। ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगता है ना। यहाँ पे लिखे फोर्स एक्टिंग ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। टू बॉडी के कॉन्टैक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज सिमिलर टू टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स आगे हम पढ़ेंगे, और ये नॉर्मल फोर्स, दोनों का ओरिजिन दोनों सेम टाइप से उत्पन्न होता है। टेंशन में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऐसे होता है, वो जब लोड करते हैं तो खिंचा जाता है इसे, तो क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दबता है, और दबने से क्या है, ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है। अब देखो, नॉर्मल फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ वेट, इफ इट हैपेंस इट ऑलवेज इक्वल टू वेट। हम लोग को ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो नॉर्मल फोर्स है, जैसे फिगर यहाँ पे देखो, एक आदमी है, ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, नीचे mg लगेगा, तो यहाँ पे n बराबर mg। हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन पेयरिंग फोर्स है, वेट का पेयरिंग फोर्स है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, और वेट का ओरिजिन जो है डिफरेंट है। वेट जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा लगता है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो सरफेस पे वो डिपेंड करता है कि सरफेस रखा कैसा गया है। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयरिंग फोर्स होता तो हमेशा ये बराबर होता है। देखो, यहाँ तो बराबर है, चलो यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे थीटा एंगल है, मैन जो ऊपर जा रहा है, नॉर्मल उधर की ओर लगेगा, वेट नीचे लगेगा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, और इसका कंपोनेंट इधर mg cos थीटा है। यहाँ पे n जो है mg के बराबर है क्या? नहीं। एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स में क्या होता है, हमेशा दोनों फोर्स बराबर होता है। अगर हम धकेल रहे हैं, जितना फोर्स हम आगे धकेल रहे हैं उतना फोर्स है वो हमें इधर धकेलेगा। अगर इसको धरती खींच रहा है तो ये भी जो है उतनी फोर्स से धरती को अपनी तरफ खींचेगा, उसे हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। कुछ और देखते हैं दोस्तों। देखो, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो पहला, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। कौन सा यूनिट? SI। सीजीएस क्या होगा? डाइन, है ना। ये कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
है ना। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, अगर अगर हम कर्ल निकालेंगे तो जीरो के बराबर नहीं होता है। किसी फोर्स का कर्ल निकालो, अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो उससे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नॉर्मल फोर्स का अगर कर्ल निकालोगे वो जीरो के बराबर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आगे हम देखेंगे टेंशन फोर्स भी, फ्रिक्शन फोर्स भी, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर आते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम जैसा फोर्स का होता है, MLT-2, है ना। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं, है ना। हेलो बच्चों, अभी देखते हैं हम टेंशन फोर्स होता क्या है और आता क्या है ना। टेंशन फोर्स जो है वो एक रस्सी में लगता है, एक रॉप में, रॉप मतलब रस्सी हुआ ना, केबल में लग सकता है, वायर में लग सकता है, स्ट्रिंग में लग सकता है। तो टेंशन फोर्स जो होता है, फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ मटेरियल, टेंशन फोर्स जो होता है उसके लेंथ के तरफ ही लगता है। बाय रॉप, स्ट्रिंग, वायर इज नॉन टेंशन फोर्स, इट इज इंटरनल फोर्स। बच्चों ध्यान देना, जो नॉर्मल फोर्स होता है और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो दो बॉडी के बीच में लगता है। जो टेंशन फोर्स है वो सेम बॉडी, अपने बॉडी के अंदर ही लगता है, इसलिए ये जो फोर्स होता है ये होता है इंटरनल फोर्स है। अब देखो, जैसे नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होता था, जो ओरिजिन था नॉर्मल फोर्स का, वही ओरिजिन जो है टेंशन फोर्स का है ना। टेंशन फोर्स में क्या होता है, देखो इधर एक रस्सी लेते हैं, देखो इधर एक रस्सी लिए, है ना। अब देखो रस्सी जो है किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, अभी इसको कुछ किए नहीं है, तो मानते हैं यहाँ पे ये लेंथ जो है एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, जिसके बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो इतना है, ये बी। अब क्या करते हैं, इसमें मास को अटैच करते हैं, लोड करते हैं। जब लोड करेंगे तो ये जो है वो नीचे आ जाएगा, ये जो लंबाई है ये बढ़ जाएगा इसे ऐसे, और वो यहाँ जो हम निकाले थे, ये जो निकाल के रखे थे, इसकी भी लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे। अब रस्सी क्या चाहेगा, हम जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में जाना चाहेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये चाहेगा ऐसे इस कंडीशन में आने के लिए, तो क्या करेगा, यहां पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। यहां पे क्या लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगी जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, है ना। तो टेंशन फोर्स क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो कि ओरिजिनल कंडीशन को गेन करना चाहता है। ये खींचने के बॉन्ड लेंथ जो होता है खींच जाता है, खींचने की वजह से क्या होता है, ये ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है, और उसी फोर्स को बोलते हैं हम टेंशन फोर्स, ठीक है। रॉप इज मेड, यही लिखा गया, रॉप इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड लेंथ एज शोन इन द फिगर, है ना। अब ध्यान देना बच्चों, है ना, न्यूमेरिकल में हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो देखो, तो अगर एक ही रस्सी है और रस्सी जो है वो मासलेस है और पुली जो है वो मासलेस है, ये रस्सी मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है, कहने का मतलब है एक ही रस्सी है, देखो तो यहां पे एक ही रस्सी से अटैच है। अगर रस्सी मासलेस है, पुली भी मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, तो टेंशन जो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टी होगा, यहाँ पे भी जो होगा वो भी टी होगा, यहाँ पे भी जो होगा वो टी होगा, यहाँ पे भी जो होगा टी होगा। मतलब रस्सी के किसी हिस्से में, हर हिस्से में टेंशन सेम होगा, है ना। अगर यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे 5 न्यूटन होगा, यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे 5 न्यूटन रहेगा, है ना। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो ऊपर भी दिखाए हैं, नीचे भी दिखाए हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल को जब खींचेगा तो नीचे से फोर्स लगेगा ऊपर की ओर और ऊपर वाला फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। एक बात ध्यान रखना,
जब भी हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक के सामने, जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक के नियर जो टेंशन होता है वो दूर होता है या वे होता है, ध्यान रखना। इसके सामने नियर जो टेंशन होता है वो अवे होता है, ऐसे। ये बात को ध्यान रखना, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ब्लॉक है, ब्लॉक के सामने यहाँ पे टेंशन लेना है, यहाँ पे टेंशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, अवे लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, ये गलत होगा। ठीक है। हाँ बच्चों, एक और वहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। इसमें क्या है, एवरीवेयर अदरवाइज हैविंग डिफरेंट टेंशन फोर्स एवरी पॉइंट। अगर ये पुली मास रखता है तो और फ्रिक्शन रखता है और ये रस्सी मास रखता है, तो टेंशन जो होगा ना डिफरेंट पॉइंट पर वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे T1 मान लेते हैं, यहाँ पे T2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे T4 मान लेते हैं, है ना। हो सकता है 5 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ 15 न्यूटन, यहाँ पे 20 न्यूटन है। यहाँ पे क्या था, हर जगह टेंशन जो है वो सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पुली के पास मास है, फ्रिक्शन है, और रोप रस्सी के पास क्या है, मास है ना। अब बच्चों ये भी ध्यान देना, अगर एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है और वो फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है, तो हर जगह जो है वो टेंशन सेम होगा। अगर हम 2 स्ट्रिंग लेते हैं ऐसे, और यहां पे क्या है, ये मासलेस है, तो 2 स्ट्रिंग में अगर वो 2 ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट है, तो वहां पे टेंशन डिफरेंट होगा। यहां का जो टेंशन है, यहां का जो टेंशन है, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, है ना। देखो इस रस्सी में टेंशन डिफरेंट है, इस रस्सी में टेंशन डिफरेंट। हाँ, एक ही रस्सी में जो है यहाँ पे ये टेंशन सेम होगा, यहाँ पे ये टेंशन सेम होगा, लेकिन यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों का टेंशन डिफरेंट होगा। ठीक है, चलो इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। देखो ये भी क्या है, एक टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका कर लोगे टेंशन का तो 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mLT-2, है ना। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में जो टेंशन फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि 2 बॉडी के बीच में लगता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स में, है ना। अब पहले बताए थे नॉर्मल फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और एक टाइप का ये अपोजिंग फोर्स है। हम बॉडी को इधर धक्का मारेंगे तो ये जो फोर्स है, ये जो सरफेस है, इस पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर, अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे होता है वो थोड़ा देखते हैं। देखो तो इसके पास क्या है, एटम है, इसके पास भी क्या है, एटम है। तो देखो तो एक ऊपर का एटम लेते हैं, एक नीचे का एटम लेते हैं, दो लेके चलते हैं। ये सरफेस का एटम है, ये ब्लॉक का एटम है। तो इसके पास क्या होगा, प्लस माइनस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जब आप धकेलेंगे ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्स आगे उसको जाने नहीं देगा, इधर वो चाहेगा कि आगे मत जाओ, मेरा बॉन्ड को, मेरी फोर्स को तोड़ो मत। तो ये जो फोर्स होता है, जो कि प्लस माइनस का फोर्स होता है, ये आगे जाने नहीं देता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब बच्चों फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स में रिलेशन है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स। देखो तो यहां पे इसमें नॉर्मल ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो जितना अधिक नॉर्मल फोर्स होगा उतना अधिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसको हटाएंगे हम तो एक तो आएगा कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, ध्यान रखना है फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा बराबर होता है म्यू एन के बराबर। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये भी सेम टाइप का है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन फोर्स का कर्ल निकालोगे तो जीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका भी यूनिट जो है न्यूटन डाइन होगा, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे हम 3 टाइप को फोर्स बताएं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तीनों क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। एक बात जो हम बोलने जा रहे हैं अभी वो ध्यान में रखना, जो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, और पोटेंशियल एनर्जी उसी का डिफाइन होता है जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है, तो इसका जो है पोटेंशियल होता है ना, पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं ना। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो है वो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। थैंक यू।